हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस थ्रिलर मूवी का रिव्यू करने वाले हैं इसका नाम है अलोन। ये 2020 की रिलीज़ है और IMDb रेटिंग की बात करें तो वो है 6.2। दोस्तों ये 2020 की काफ़ी कमाल मूवी है। इस मूवी में हम शुरू में ही एक औरत को देखते हैं जो कि काफ़ी डिप्रेस और काफ़ी दुखी नज़र आती है। हम ये देखते हैं कि वो औरत अपना सामान पैक कर रही है और कहीं बहुत दूर जाने की तैयारी कर रही है। उसे देखकर ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि वो कहीं शिफ्ट हो रही है एक जगह से किसी दूसरी जगह, क्योंकि वो अपना काफ़ी सारा सामान लेकर जा रही होती है। उसके उदास होने का रीज़न भी हमें दिखाया जाता है जब वो अपने पति की तस्वीरें देख रही होती है अपने लैपटॉप में। इससे पता चलता है कि वो उस अपने पति को बहुत मिस करती है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। उसका रीज़न कुछ ख़ास पता नहीं चलता, मे बी ये एक एक्सीडेंट था। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि वो औरत अपना सामान लेकर अपनी गाड़ी में बैठ जाती है और वो अकेले ही सफ़र करने के लिए तैयार होती है। वो अपनी गाड़ी में अपने सामान के साथ चल पड़ती है। उसे काफ़ी दूर जाना होता है और उसे अकेले ही सफ़र तय करना होता है। उसने अपने दोस्तों या अपनी फैमिली को कुछ नहीं बताया होता। फिर हम देखते हैं कि वो एक सुनसान हाईवे के ऊपर जा रही होती है अपनी गाड़ी में और अकेली ही नज़र आती है। अचानक एक ब्लैक कार उसके आगे पीछे होना शुरू हो जाती है। कभी वो ब्लैक कार उसके साइड पे आ जाती है, कभी वो ब्लैक कार उसके आगे आ जाती है, कभी उसके रास्ते को ब्लॉक कर देती है। मतलब कि वो काफ़ी इरिटेट करती है। इतना कि एक सामने से आता हुआ ट्रक उस लड़की की गाड़ी, जिसका नाम जेसिका है, उसको टक्कर देने वाला होता है, जिससे वो बाल बाल बच जाती है। लेकिन उसको ब्लैक गाड़ी पे बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद दोस्तों रात हो जाती है और जेसिका एक पंप स्टेशन पर रुकती है। वहाँ पे वो अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाती है और अचानक से वो देखती है कि जब वो पेट्रोल भरवा रही होती है तो वही ब्लैक कार उसके सामने होती है, जिसे देखकर वो काफ़ी डर जाती है। यहाँ वो अपने डैड को फ़ोन करके अपनी सूरत हाल बताती है कि वो सफ़र कर रही है और फ़ोन करते करते ही उसकी नज़र उस ब्लैक कार पे पड़ती है और ब्लैक कार देखकर उसको काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि उसे काफ़ी एहसास होता है कि ये ब्लैक कार उसका पीछा कर रही है और कुछ तो गड़बड़ है। वो जल्दी से जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। जब वो गाड़ी में बैठी होती है तो अचानक एक इंसान आता है और उसके मिरर पे, उसकी विंडो पे खटखटाने लगता है। जब वो विंडो नीचे कर कर देखती है तो वहाँ एक आदमी होता है जो कि काफ़ी एज्ड होता है। दोस्तों वो आदमी उससे कहता है कि आई एम सॉरी, वो तुम्हें जो टक्कर लगने लगी थी मेरी वजह से, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, वो मेरी गलती थी और दरअसल मैं फ़ोन में बिज़ी था इसलिए देख नहीं सका। बहरहाल जेसिका समहाउ उसको वहाँ से इग्नोर करती है और अपने रास्ते पे चल पड़ती है। लेकिन तभी वो अचानक रास्ते में फिर से उसी की गाड़ी अपने आगे पाती है, जो कि ख़राब होती है शायद, और वो उससे मदद मांगता है कि क्या तुम मुझे लिफ्ट दे सकती हो, मेरी गाड़ी थोड़ी ख़राब हो गई है। लेकिन दोस्तों जेसिका उसे किसी तरह टाल कर वहाँ से चली जाती है, उसे इग्नोर कर देती है और गाड़ी में आगे बढ़ने लगती है। तभी अचानक फिर से रात हो जाती है। उसका दूसरे दिन का सफ़र होता है ये। रात के टाइम वो वहाँ एक जगह खड़ी हो जाती है और अपने परेशानी को थोड़ा कम करने के लिए वहाँ स्मोक करने लगती है। तभी अचानक से दोबारा वो ब्लैक गाड़ी अपने पास देखती है और इस बार तो उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है दोस्तों, क्योंकि उसे लगता है, उसे श्योर हो जाता है कि ये ब्लैक गाड़ी उसका पीछा कर रही है और यकीनन ये उसके लिए कोई ख़तरनाक बात है। वो अचानक वहाँ से भागती है और कहीं चली जाती है आगे, लेकिन अचानक उसकी गाड़ी का टायर हो जाता है वहाँ पे पंक्चर, और ये होती है उसके लिए सबसे बुरी खबर। उसका गाड़ी का टायर जैसे ही पंक्चर होता है वो निकल कर देखती है, वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है वहाँ पे, लेकिन उस वक्त तक वही आदमी आकर उसकी गाड़ी में उसके साथ ज़बरदस्ती बैठ जाता है और उसे परेशान करने लगता है और अचानक वो एक इंजेक्शन निकालता है और उसकी गर्दन में लगा देता है। उसके बाद दोस्तों जेसिका अपने आप को एक बंद कमरे में पाती है जहाँ सिर्फ एक रोशनदान होता है जिससे रोशनी अंदर आ रही होती है। फिर वो खिड़की से उसी आदमी को देखती है जो कि उसी से मुखातिब होता है और वो उससे भीख मांगती है कि प्लीज़ मेहरबानी करो, मुझे यहाँ से जाने दो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। लेकिन वो आदमी उसे वहाँ से नहीं जाने देता, बल्कि वो उसे वहीं पर कैद कर लेता है और उसे मज़ीद डराता है और उसे कहता है कि तुम्हें मैंने छोड़ने के लिए यहाँ पर कैद नहीं किया और ना ही तुम यहाँ आने वाली पहली लड़की हो, तुमसे पहले भी यहाँ बहुत लड़कियाँ आ चुकी हैं और मैं इस काम में बहुत प्रोफेशनल हूँ। दोस्तों वो उसको काफ़ी मारता है, उसके साथ गलत काम करता है, उसे टॉर्चर करता है, उसको उसके एक लैपटॉप में उसके शौहर की तस्वीर दिखाता है, जिससे साबित होता है कि शायद वो काफ़ी टाइम से उसे स्टॉक कर रहा था। बहरहाल वो उसके साथ बहुत गलत करता है और उसे वहीं मरने के लिए छोड़ देता है। अगली सुबह दोस्तों वो अपने आप को उस कमरे में अकेली पाती है। जैसी अपने आप को अकेली पाती है वो की होल से देखती है बाहर का मंजर। उसे पता चलता है कि दरवाजे पे चाबी लगी हुई है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपनी शर्ट को उतार कर दरवाजे के नीचे से आहिस्ता आहिस्ता बाहर करके किसी तरह चाबी को ले लेती है। दोस्तों वो भागने के लिए बाहर जब जाती है तभी वो उस आदमी को किसी से फ़ोन पे बात करते देखती है और वो पाती है कि वो आदमी एक फैमिली मैन है और वो अपने बेटे से बात कर रहा है। वो यही बातें छुप कर सुन रही होती है दरवाजे के पीछे से और मौका मिलते ही वो दरवाजे से भाग जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको भागते हुए देख लेता है
है वही आदमी और उसका पीछा करता है। ये जंगल इस लड़की के लिए, जेसिका के लिए बिल्कुल नया होता है, लेकिन हमें पता चलता है कि ये जंगल उस आदमी के लिए बिल्कुल भी नया नहीं है। भागते भागते जेसिका के पाँव में एक लकड़ी का टुकड़ा चुभ जाता है, जिससे उसे बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन फिर भी वो बहुत हिम्मत से लकड़ी का टुकड़ा निकालती है और दोबारा भागने लगती है। भागते भागते दोस्तों उसके सामने नदी आ जाती है, और जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो वो आदमी बिल्कुल उसके पीछे होता है। इसका मतलब है कि वो आदमी उसका अभी भी पीछा ही कर रहा है, और अब उसके पास एक ही रास्ता है, या तो वो कूद जाए या उस आदमी के पास चली जाए। खैर वो कूद जाती है और दूसरे किनारे पर बच जाती है। उसके पाँव बहुत ज़ख्मी होते हैं, वो बहुत मुश्किल से वहाँ से भाग रही होती है। जंगल का उसे कुछ पता नहीं होता, तो जिस तरफ उसे डायरेक्शन नज़र आती है वो बस उस तरफ भागना शुरू कर देती है। एक लकड़ी का सहारा ले लेती है क्योंकि उसे चलने में काफ़ी मुश्किल पेश आ रही होती है। तभी वो एक हंटर को देखती है जो उसे वहाँ पे मिल जाता है। उसे एक उम्मीद की किरण नज़र आती है। वो उस हंटर से मिन्नत करती है, उसे समझाती है कि वो इस वक्त कितनी परेशानी में है, और ये कि वो हंटर उसकी मदद करे, उसे फ़ोन दे। हंटर उसे फ़ोन देता है लेकिन वो टूटा हुआ होता है। तभी वो उसके साथ उसकी गाड़ी में बैठ जाती है और दोनों सफ़र करने लगते हैं। दोनों जा रहे होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रास्ते में देखते हैं कि एक बहुत बड़ा पेड़ आगे टूटा होता है और रास्ता ब्लॉक कर देता है। दोनों मिलकर उस पेड़ को हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये रहे होते हैं कि जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो वही आदमी जो उसको किडनैप करके लाया था, जिसका नाम सैम होता है, वो आ चुका होता है। वो उस हंटर को कहानी सुनाता है कि ये मेरी बहन और दिमागी तौर से पागल है, तो प्लीज़ इसे मेरे हवाले कर दो। हंटर को अब समझ नहीं आती कि वो किस पे बिलीव करे, लेकिन समहाउ सैम उसको अपनी बातों में कन्विंस कर लेता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे पता चल जाता है हंटर को कि ये लड़की ही सच बोल रही थी। उसके बिहेवियर से पता चलता है कि ये आदमी झूठा है। तभी सैम मौका पाकर उस हंटर को वहीं मार देता है, लेकिन जेसिका इस मौके की फ़ायदे में वहाँ से भाग जाती है, और भागते भागते न जाने कहाँ पर फंसते फंसाते, चट्टानों में, अंधेरों में, लेकिन समहाउ वो सैम से बच जाती है। सैम के हाथ में बंदूक होती है और वो अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से एक गोली जेसिका को लग जाती है, लेकिन जेसिका फिर भी हिम्मत नहीं हारती और भागती रहती है। सैम उसे कहता है कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ, क्योंकि तुम्हें गोली लग चुकी है, तुम मर जाओगी। अगर तुम मेरे पास वापस आओगी तो मैं तुम्हें बचा लूँगा, वगैरह वगैरह, पर वो नहीं मानती और वहीं रहती है। इसी तरह सुबह हो जाती है, सैम वापस जा चुका होता है। सुबह होते ही जब उसे आँख खुलती है, वो अपने आप को उसी जगह पर पाती है। तो हम देखते हैं उस जगह पे जहाँ पे हंटर को मारा होता है, सैम उसके हंटर की बॉडी को दफना रहा होता है। जेसिका को कोई रास्ता समझ नहीं आता, वो उसका फ़ोन यूज़ करने के लिए सैम का उसकी गाड़ी में जाती है, लेकिन तभी सैम गाड़ी की तरफ वापस आ रहा होता है। उसको वापस आता देख जेसिका उसी की गाड़ी में छुप जाती है, क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं होता सिवाय इसके कि वहीं पीछे बैक सीट पर वो छुप जाए। हंटर को कुछ फील तो होता है अजीब, लेकिन फिर भी सैम सोचता है कि ये उसका वहम है और वो आराम से बैठ जाता है। इसी दौरान जो जेसिका होती है वो उसके फ़ोन से किसी तरह पुलिस को फ़ोन करके अपनी सूरत हाल बता देती है और कहती है कि मेरा नंबर ट्रैक कर लो। उसके बाद उसकी जो समझ में आता है वो यही होता है कि वो किसी चीज़ से जल्द सैम पर हमला करे, और वह ऐसा ही करती है। जैसे ही वो सैम पर हमला करती है, किसी चीज़ से उसके सर में चोट लग जाती है और गाड़ी एकदम से उलट जाती है। जब गाड़ी का बैलेंस ख़राब होता है और गाड़ी पलट जाती है, तो दोनों ही जो हैं वो गिर जाते हैं गाड़ी में, और दोनों को ही काफ़ी चोट आती है। वहाँ पे काफ़ी कीचड़ होता है, जिसकी वजह से जब जेसिका बाहर आती है गाड़ी से तो वो कीचड़ में लथपथ हो जाती है। इसी हालत में वो सैम का फ़ोन लेकर ही वहाँ से भागने लगती है। दोस्तों वो आगे होती है और सैम उसके पीछे पीछे होता है। सैम किसी सूरत उसका हाल नहीं छोड़ता, उसकी जान नहीं छोड़ता। इसी में जेसिका उसकी फैमिली को फ़ोन मिला देती है और उसकी बीवी को बता देती है उसका काला चिट्ठा कि उसका शौहर कितना बड़ा इडियट है, और वो किस तरह लड़कियों को यूज़ करता है, उनके किडनैप करता है, उनकी ज़िंदगी हराम करता है, और बिज़नेस ट्रिप का उसको कहता है कि वो बिज़नेस ट्रिप पे है। इसके बाद वो फ़ोन सैम को दिखा देती है कि मैंने तुम्हारी फैमिली को सब कुछ बता दिया, जिस पर सैम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि दोनों लड़का और लड़की में, सैम और जेसिका में, वहाँ बहुत फ़ाइट होती है। एक दूसरे को बहुत ज़्यादा वो मारते हैं, कभी सैम जीत जाता है, कभी जेसिका जीत जाती है। इसी सब में हम देखते हैं कि जेसिका बहुत ही हिम्मत और बहादुरी का सामना करती है, और वो लेकर जेसिका सैम के बीच में घुसा देती है छाती पर और आर पार कर देती है, जिससे सैम की वहीं पर मौत हो जाती है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि सैम वहीं पे मर जाता है, और जेसिका अब खून में लथपथ, कीचड़ में लथपथ आसमान की तरफ देखती है, जहाँ उसे पुलिस का एक सायरन नज़र आता है, एक हेलीकॉप्टर दिखता है, और वो खुश हो जाती है कि अब वो बच जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी स्टोरी। उम्मीद है आपको जो ये स्टोरी पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।